नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भाग 1। आइए शुरू करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इसकी जानकारी के स्रोत अत्यधिक विस्तृत हैं, जिन्हें एक सूत्र में पिरोने में भारतीय इतिहासकारों को लंबे अनुसंधान से गुजरना पड़ा। ऐतिहासिक कालों का विवरण। ऐतिहासिक कालों का विवरण प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में इतिहास को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन आज हम यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें अलग अलग अध्ययन करना पड़ता है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख या शिलालेख। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन में सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त बोगजगोई अभिलेख से आर्यों के भारतीय क्षेत्र में आगमन की तिथि सुनिश्चित होती है। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की चर्चा मिलती है। इसी तरह से हमें एक और अभिलेख भी मिला है जो भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है, जो हमें ईरान से मिला है, जिसको हम नक्शे रुस्तम अभिलेख भी कहते हैं। पुरातात्विक अभिलेखों में देशी अभिलेख भी है और विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख के तहत महास्थान अभिलेख जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदमन ने बनवाया था, प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त ने बनवाया था, उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त ने, एरन अभिलेख भानुगुप्त ने और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन ने बनवाया था। इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है और पहली बार 100 गोरा अभिलेख में हमें दुर्भिक्ष या अकाल के बारे में पता चलता है। एरन अभिलेख में हमें वराह भगवान के बारे में बताया गया है। अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। हड़प्पाकालीन अभिलेखों में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती में मिले हैं। यूनानी और आरमाइक लिपियों का भी इन अभिलेखों में प्रयोग किया गया है। अभिलेख के बाद अगला है जो बोगजगोई इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख है और इसमें आर्यों के पूर्व की ओर से ईरान में आने का साक्ष्य मिला है। मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति राजकवि हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण है। एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें भानुगुप्त द्वारा लिखित अभिलेख में मिला है। और भीतरी स्तंभ का अभिलेख, इसमें सर्वप्रथम भारत पर हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त द्वारा बनवाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। प्राचीन काल में अलग अलग प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। सिक्कों में जो सिक्के थे आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। आहत जिसको हम आहत सिक्के का मतलब है कि जिसमें हम उसके ऊपर उसकी स्टैंप लगा दी जाती थी, उस जो शासक होता था उसकी स्टैंप लगा दी जाती थी। और इसमें पंचमार्क का मतलब होता है कि सिक्कों के ऊपर 5 चिन्ह अंकित किए जाते थे, जिसमें पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्ध चंद्रमा की पिक्चर होती थी। मुद्रा कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित
होता है। सिक्के अलग अलग प्रकार के होते थे। उसमें शीशे के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, चांदी और सोने से बने सिक्के। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों द्वारा चलाई गई, जबकि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों द्वारा चलाई गई थी। और जो शक शासक थे उनके द्वारा शीशे की मुद्राएं चलाई गई थी। पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे। समुद्रगुप्त का सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी चित्रण किया गया है, जिससे उसका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और एक सिक्के के ऊपर समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ को भी दर्शाया गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्मारक, भवन और गुफाएं। स्मारक इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन में किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद या उसके जो महल है उसके अवशेष हमें मिले हैं। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसको हम सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, लोमस कहते हैं। और ये आजीविकों को प्रदान किए गए थे, आजीविकों को दिए गए थे। आजीविक बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु होते थे। मूर्ति या चित्रकला, मूर्तियों और चित्रकला के बारे में भी स्मारक, पुरातात्विक सामग्रियों में स्मारकों का अत्यधिक महत्व है। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसे स्मारकों का महत्व उल्लेखनीय है। इस श्रेणी में भवन, मंदिर, स्तूप और विहारों को रखा जाता है। मंदिरों की अलग अलग शैली उस समय पर प्रचलित थी। उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित थी और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित थी। और द्रविड़ और नागर शैली की मिली जुली शैली को हम वेसर शैली कहते हैं, जिसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिला जुला प्रयोग किया गया है। जावा के बोरोबुदुर मंदिर से वहां के महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। अगला हमारा है मूर्तियां या चित्रकला। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गांधार शैली में हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र 1ली शताब्दी ईस्वी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक मिले हैं। मूर्ति कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी उनमें जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं का मूर्तिकला से ही ज्ञान मिलता है। कुषाणकालीन मूर्तियों में जहां विदेशी प्रभाव अधिक था, वहीं गुप्तकालीन मूर्तियों में स्वाभाविकता अधिक थी। और भरहूत, बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। चित्रकला में अजंता की गुफाएं, अलोरा की गुफाओं में भी हमें उन्नत चित्रकला का दर्शन होता है। वहां पर माता और शिशु की और मरणासन राजकुमारी के चित्रों की शाश्वत सर्वकालिक हमें दिखाई देती है। और गुप्तकालीन कलात्मकता और तत्कालीन जीवन की झलक हमें वहां पर मिलती है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत, इसमें 2 तरह के स्रोत आते हैं। धार्मिक साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ इत्यादि आते हैं। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश और महावंश आदि का वर्णन मिलता है, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, महाजनपदों की चर्चा इनमें की गई है। मिलिंद पन्ह से यवन शासक मिनांडर की जानकारी भी हमें मिलती है। वेद 4 है। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद गीति रूप मंत्रों का संग्रह है। और संगीत का प्रथम साक्ष्य हमें सामवेद से ही मिलता है। यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान के नियम और कर्म कांडों के बारे में हमें यजुर्वेद से जानकारी मिलती है।
अथर्ववेद तंत्र मंत्रों का संग्रह हमें अथर्ववेद से मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो धार्मिक साहित्य है वो आता है, और ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि आते हैं। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो हमारा ऐतिहासिक जो साहित्य है वो आता है। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार पाणिनि है, और इसमें संस्कृत व्याकरण का ये पहला ग्रंथ है। पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का इसके अंदर चित्रण किया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें मौर्य काल की राज व्यवस्था का चित्रण है। राजकीय व्यवस्था पर लिखित ये पहली पुस्तक है। राजतरंगिणी कलन द्वारा कश्मीर के इतिहास को वर्णित करते हुए लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया है। मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था की जानकारी इसमें हमें मिलती है। वैदिक साहित्य के बारे में आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आते रहे, और भारत के बारे में जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने देखा, उसका वर्णन वो अपने यात्रा वृत्तांत में करते थे। यूनानी अरबी इत्यादि जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं। यूनानी लेखकों से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के रोचक तथ्य मिलते हैं, जिसमें मैक्सथनीज प्रमुख है, जिसने अपनी रचना इंडिका में मौर्य शासन के बारे में उस समय के समाज और संस्कृति का विवरण दिया है। मैक्सथनीज लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 7 वर्ष तक रहा था, और टोलेमी, प्लूटार्क, स्ट्रैबो और प्लिनी की रचनाओं में भी प्राचीन भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के चित्रण मिलते हैं। चीनी यात्री भी भारत में समय समय पर आते रहे थे। फायान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, 15 वर्ष तक भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं की, भारत के समाज, राजनीति, संस्कृति और बौद्ध धर्म की स्थिति का प्रभावपूर्ण वर्णन किया। फायान की प्रसिद्ध रचना थी फोगुओजी, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। इसमें भारत की कला का रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। हेनसांग भी एक चीनी बौद्ध यात्री था, जो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को सी यू की नामक एक पुस्तक में और ऐसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड में हर्षकालीन भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का विवरण दिया है। चीनी यात्री इत्सिंग भी 7वीं शताब्दी में भारत आया था, और उसके लेखों से तत्कालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तिब्बत के लेखक भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। विदेशियों की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मैक्सथनीज जो यूनान से थे, उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी जिसने यूनान से थे, ये भी ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी यूनान से थे, जिन्होंने नाटोराकुस हिस्टोरिका लिखी। और फायान चीन से थे, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज लिखी। हेनसांग जो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड लिखी। इत्सिंग चीन से थे, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया। हावली चीन से, लाइफ ऑफ हेनसांग। और अलब्रूनी जो अरब से थे, जिन्होंने तहकीके हिंदी लिखी थी। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जो एक यूनानी इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया। इन्होंने भारत के जो संस्कृति का तो वर्णन किया ही, साथ में इन्होंने उसमें कल्पना का मिश्रण भी किया था। टीसीएस ईरान के राजवैद्य थे, जो भारत में आए थे। मैक्सथनीज जिन्होंने इंडिका की रचना की, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस का राजदूत था। मौर्य कालीन समाज और राज व्यवस्था का वर्णन किया। टोलेमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री की रचना की 1ली सदी में। पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन, ये एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई थी। ये सिर्फ पुस्तक मिली है, लेकिन इसमें लेखक का नाम नहीं बताया गया। भारत के बंदरगाह, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलती है।
चीन से जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे उसमें फायान 402 में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत में आया था और 14 वर्ष तक भारत में रहा था। सुंगयुन 518 में भारत आया था और 3 वर्षों तक भारत में रहा था। बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्र की थी। हेनसांग उनकी पुस्तक का नाम है सीयू की। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन और भारतीय समाज का इन्होंने वर्णन किया था इत्सिंग ने। अरबी जो विदेशी यात्री थे उसमें अलब्रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे 1017 में। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। टाइम खत्म हो गया। मैं बोलने लग रही नहीं सुन ले तेरा की जा ना चल ही जाएगा। अब टाइम पूरा हो गया इसका और कितनी बार कर सका फिर मैं वो बताने तो लग रही हूँ। थोड़ा यो और कर ले मार्को पोली गारी और शुरू कर दिया। एक सेकंड। अलब्रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था जो 1017 ईस्वी में आया था। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी था अलब्रूनी। उसकी रचना का नाम था किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। इब्न बतूता एक अन्य यात्री था जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत का रेहला नामक पुस्तक में लिखी जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था इब्न बतूता को। अन्य लेखकों में जैसे तारानाथ है जो 1575 से 1634 ईस्वी तक भारत में रहे। ये एक तिब्बती लेखक थे। इनके ग्रंथ थे कंग्यूर और तंग्यूर। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में 1288 से 1292 ईस्वी में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आए थे। इन विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसमें हमने चित्रकला और मूर्तिकला तो कर लिया था लेकिन एक अवशेष वाला पॉइंट और है। अवशेष मतलब जो पुरानी इमारतें हैं या जो पुरानी जो सभ्यताएं थी उनके वो नष्ट हो गई थी धीरे धीरे लेकिन उनके कुछ अवशेष बचे हुए थे उनके बारे में इसमें बताया है। जैसे पाकिस्तान में सोन घाटी जो सभ्यता थी उसके बारे में बताया गया है जिसमें पुरापाषाण युग के पत्थरों के हथियार कैसे बनाए जाते थे वो खुरदरे थे। भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व मानव रहता था। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व कृषि कार्य पशुपालन कैसे होता था, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थरों को के चिकने औजार कैसे बनाने हैं ये कला मनुष्य ने सीख ली थी। और उस समय पर जो काले और लाल मृद भांड थे उन पर भूरे रंग से चित्र अंकित किए जाते थे। दूसरी है मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो ये बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो नष्ट हो गई थी उसके बारे में बताया जाता है। और अंतरिज खेड़ा आदि की खुदाइयों से हमें ज्ञात होता है कि लोहे का प्रयोग मनुष्य ने कब आरंभ किया था। दक्षिणी भारत में अरिकमेडु नामक स्थल से हमें खुदाई से रोमन सिक्के और दीपक का टुकड़ा मिला है जिससे हमें पता चलता है कि रोम आरंभिक शताब्दियों में रोम और दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कल हम भारतीय इतिहास का काल विभाजन करेंगे। धन्यवाद।